चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं लोक चित्रकला के बारे में। और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत कला और संस्कृति। अब कला और संस्कृति के अंतर्गत हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। हमने पढ़ लिए है लोकगीत के बारे में, साथ में हमने लोक नृत्य के बारे में देख लिए। इसके अलावा हमने लोक नाट्य के बारे में जान ली है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखने वाले हैं इसमें लोक चित्रकला अर्थात फोक पेंटिंग के बारे में। तो जो लोक चित्रकला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला मानव की एक प्रकार से अगर देखें तो मानव की सहज अनुभूतियों की एक अभिव्यक्ति है। उसको उस कला को ही हम एक प्रकार से, जो मानव है, मानव की सहज अनुभूतियों को ही एक प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति को हम कला का नाम दे सकते हैं। और आदिकाल से ही यह अनुभूति जो है, अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में होती आ रही है। और कला जो है अभिव्यक्ति के माध्यम से देखते हुए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव के जीवन के रहन सहन के तरीके को एक प्रकार से जाना जा सकता है। और विश्व की अगर बात करें हम, तो विश्व और भारत में ऐसी कई कलाएं हैं जो प्राचीन काल की है, लेकिन उनका स्वरूप आज भी वैसा का वैसा ही है। मतलब किसी न एक प्रकार से किसी भी तरह का उसमें परिवर्तन नहीं आया है। और साथ में हम देखें लोक कला, तो लोक कला किसको कहते हैं। लोक कला की अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत जो अनेक जातियाँ हैं, जातियों के साथ साथ जनजातियाँ हैं, उसके बाद अगर देखें तो उनमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जो चली आ रही है पारंपरिक कला, उसको हम एक प्रकार से लोक कला की संज्ञा दे सकते हैं। देख सकते हैं हम फिर से, भारत के अंतर्गत जो जातियों है, अनेक जातियों एवं जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी से जो चली आ रही पारंपरिक कला है, उसको एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, लोक कला की संज्ञा दे सकते हैं। इसके अलावा कला जो है एक प्रकार से कला की उन्नति जो है हम देख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लोक कला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है कला की उन्नति में। कला का विकास हम देखें तो कला का विकास हमको मुख्य रूप से देखने को मिलता है राजाओं के संरक्षण में। काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में, मतलब राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया जाता था जो कलाकार हैं उनको, और उसके माध्यम से हम यहाँ पे लोक कला का विकास देख सकते हैं। साथ में गांव में भी हम लोक कला का विकास देख सकते हैं, अशिक्षित जनों के द्वारा भी, साथ में धार्मिक व सांस्कृतिक प्रभावों के माध्यम से ही, और साथ में जो समाज के निचले तबके हैं उनके द्वारा भी लोक कला का जो विकास है वो सहज रूप में देखने को मिलता है। और यहाँ देखें तो मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो जो सरल एवं सहज जीवन जीते थे तथा प्रकृति से ज़्यादा करीब रहते थे निचले तबके के लोग, उनमें भी हमको लोक कला का विकास देखने को मिलता है। जो चित्रकला है, लोक चित्रकला इसमें जो है लोक कला का ही एक भाग उसको माना जाता है, क्योंकि जो लोक कला है वो एक प्रकार से हम देख सकते हैं उसके अंतर्गत लोक चित्रकला आती है। और जीवन के विभिन्न अवसरों पर हम देख सकते हैं जो जीवन के विभिन्न अवसर है उसमें चित्रकारी की जाती है यहाँ पे, तथा यह जो है समाज के विभिन्न रूपों के, मतलब समाज का जो विभिन्न एक प्रकार से विभिन्न प्रकार का जो दृश्य है, विभिन्न प्रकार के रूप है, उसके रूप में सामने आता है। मध्य प्रदेश में भी जो लोक कला है लोक चित्रकला का ही समुचित विकास के रूप में माना जाता है। और यहाँ जो है चित्रकारी के विभिन्न रूप हमको दिखाई देते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो ये लोक कला हमने देखें, और जो लोक चित्रकला है वो लोक कला का ही एक अंग हम मान सकते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो लोक चित्रकला है, जैसे कि हमने लोकगीत पढ़ा था, लोक नृत्य पढ़ा था और लोक नाट्य पढ़ा था, उसी प्रकार हम लोक चित्रकला पढ़ेंगे। निमाड़ की देखेंगे, मालवा की देखेंगे, साथ में हम देखेंगे बघेलखंड, और इसके बाद देखेंगे हम बुंदेलखंड। तो आपको ये सारी चीज़ तो याद हो गई होगी। ये नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कहलाएगा निमाड़ आपका। साथ में हम देखें तो ये जो है यहाँ से लेकर इधर तक जो है क्षेत्र वो मालवा कहलाएगा। और इधर वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इधर आप देख सकते हैं बुंदेलखंड, और उसके नीचे हम देख सकते हैं बघेलखंड क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इतनी मतलब हमने पढ़ ली है लोकगीत, लोकनृत्य और लोकनाट्य के बारे में। तो ये सारा जो मैप है हमने बार बार देखा है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम जो चारों है, निमाड़ क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, बघेलखंड और बुंदेलखंड, इन सभी के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ क्षेत्र की लोक चित्रकला के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं, देखिए ये पगलिया, जिरोती, दशहरा, नागपंचमी और ईरत, कुछ तो हम देख सकते हैं त्योहारों के नाम हैं, उन्हीं के नाम पे हम देख सकते हैं ये जो चित्रकला है वो की जाती है, इसके कारण उसको उसी नाम से रख दिया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए मुख्य रूप से अगर देखें तो ये सभी निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। तो आप यहाँ क्षेत्र खुद यहाँ दर्शा सकते हो, मैंने तो यहाँ इंडिकेट कर दिया हूँ। तो आप अगर लिखोगे तो यहाँ आपको
अवसर के साथ में क्षेत्र भी लिखना पड़ेगा। तो क्षेत्र आप लिख सकते हैं निमाड़, ठीक है। मैं यहाँ बार बार लिख के नहीं बताऊँगा, तो आप सब में जो है सभी में आप क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निमाड़ दर्शा सकते हैं। अब अवसर की बात करें तो पहला आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो निमाड़ क्षेत्र है, निमाड़ अंचल में लोक चित्रकला की परंपरा सदियों से चली आ रही है और पूरे वर्ष पूर्व तिथि एक प्रकार से देखें त्योहारों से संबंधित भित्ति चित्रों का रेखांकन ही चलता रहता है। इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ जो पहला जो चित्रकला है, पहली चित्रकला पगलिया हम देख सकते हैं और निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। जो नवजात शिशु होता है उसके जन्म के अवसर पर पगलिया बनाकर भेजे जाने का रिवाज है। मतलब पगलिया एक चित्र है, चित्रकला है, उसको पगलिया नाम दे दिया गया है। और सर्वप्रथम लाल या गुलाबी रंग से कागज पर सुंदर बॉर्डर बनाकर, मतलब यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग होता है, साथ में गुलाबी का, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लाल और गुलाबी रंगों से यहाँ पे कागज़ पर, तो ये हमको ध्यान रखना है, कागज़ पर चित्र करके मतलब एक प्रकार से बॉर्डर बनाकर फूल पत्तियों से आलेखन किया जाता था। और मध्य भाग में बच्चे के पदचिन्ह प्रतीकात्मक रूप से बनाए जाते थे। अब बच्चे के पदचिन्ह यानी कि जन्म के अवसर पर यहाँ बनाया जाता है, तो बच्चे का पदचिन्ह यहाँ बनाना उचित समझा जाता था, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं जिरोती, तो इसका क्षेत्र भी हमको देखने को मिलता है, ये निमाड़ क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। कौन सी चित्रकला, जिरोती। और जिरोती जो चित्रकला है एक प्रकार की भित्ति चित्रकला है, ठीक है। मतलब जो भित्ति चित्र है उसके रूप में पहचानी जाती है, भित्ति चित्रों के रूप में जिरोती चित्रकला। जिरोती का रेखांकन यहाँ के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु है। और यह एक प्रकार से श्रावण जो मास है उसकी अमावस्या, मतलब हरियाली तीज को एक प्रकार से इसको बनाया जाता है और इसे जिरोती अमावस्या भी कहा जाता है। अलग अलग मान्यताओं से इसे चित्रांकित किया जाता है। स्थानीय गेरू, हल्दी, चावल हम इसमें देख सकते हैं, एक प्रकार से इसमें गेरू, हल्दी और चावल, साथ में अगर देखें गोंद, और इसके लिए सभी जो उपलब्ध साधन है उसके साथ में इस चित्रकला को तैयार किया जाता है। पत्थर, नील, कोयला, पेड़ों की पत्तियों से रंग बनाने की परंपरा भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई जिरोती चित्रकला। दूसरी देख सकते हैं निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही, ये भी किससे संबंधित है, निमाड़ से संबंधित। तो ये दशहरा हम देख सकते हैं। और अवसर की अगर बात करें तो निमाड़ क्षेत्र में दशहरे के दिन एक प्रकार से दशहरे का चित्र बनाकर उसकी पूजा की जाती है। दशहरे का चित्र केवल हम देख सकते हैं सफ़ेद रंग से तैयार किया जाता है, केवल सफ़ेद रंग, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जो दशहरा का जो चित्र है वो केवल सफ़ेद रंग से भूमि पर बनाया जाता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, भूमि मतलब ज़मीन पर इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नागपंचमी। तो ये भी किससे संबंधित है, ये है निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नागपंचमी। और नागपंचमी के अवसर पर ही इसको एक प्रकार से, ये दशहरा के अवसर पर मनाया जाता है और ये नागपंचमी के अवसर पर, नागपंचमी के अवसर पर नाग जो देवता है उसका एक प्रकार से भित्ति चित्र बनाया जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, जो एक प्रकार का भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। और इसे 3 तरह से बड़ी सावधानी पूर्वक बनाया जाता है, जिनमें हम देखें तो कोटड़ी का नाग, जनेऊ का नाग और कुंडली का नाग। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर हम देखें तो इसको एक प्रकार से सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, ठीक है, और काले रंग का प्रयोग किया जाता है, काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं नागपंचमी के दिन इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे ईरत, और ये भी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी है निमाड़ क्षेत्र से संबंधित। और अवसर क्या होता है, विवाह, मतलब जो ईरत है वो विवाह के अवसर पर जो कुल देवी है उसका चित्र यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये हमने देखे हैं निमाड़ क्षेत्र की जो चित्रकला है, उसमें हमने सारी चीज़ें देखें। यहाँ पे पगलिया है, जिरोती है, दशहरा है, नागपंचमी और ईरत है। और निमाड़ क्षेत्र आपको पता है, ये वाला नीचे का क्षेत्र निमाड़ आपका कहलाता है। और ये हमने सभी चीज़ें यहाँ पे देख ली है। अब बात करते हैं मालवा क्षेत्र। तो मालवा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं मालवा में जो चित्रकला है वो 2 तरह की लोक चित्रकला परंपरा है। एक तो हम देख सकते हैं जो चित्रकला है वो किससे संबंधित देखने को मिलती है मालवा क्षेत्र में, पर्व त्योहारों पर महिलाओं के द्वारा व्रत अनुष्ठान किए जाते हैं, तो उसी के साथ में दीवारों पर गेरू, खड़िया, चावल के आटे से घोलकर ये चित्रकला तैयार की जाती है। दूसरी जो चित्रकला है वो व्यावसायिक रूप से तैयार की जाती है, मतलब व्यावसायिक रूप से विकसित चित्रकला है, उसको हम देख सकते हैं दूसरा प्रकार है। व्यावसायिक चित्रकला का आधार क्या होता है, सामाजिक सौंदर्य बोध है, जो कि घर की बाहरी भित्तियों अथवा मंदिरों के अहातों में बनाई जाती है।
और जो पहली है पर्व त्यौहार वाली, पर्व त्यौहारों पर भित्ति चित्र की जो रचना है एवं भूमि अलंकरण किया जाता है। पारंपरिक चित्रकला में हरियाली अमावस्या पर दिवासा, नागपंचमी को नाग चित्र, श्रावणी पर सरबत, जन्माष्टमी पर कृष्ण की भित्ति चित्र है। तो अलग अलग प्रकार से हमको पर्व त्यौहार में श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में हमको दो चित्रकला यहाँ देखने को मिलती है मालवा में, तो वो दोनों के बारे में देख लेते। एक तो संजा है और एक है चित्रावन। ठीक है, तो संजा जो चित्रकला है एक प्रकार से अगर देखें तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, मालवा। और जो मालवा के अंतर्गत जो किशोरी है, किशोरी जो बालिका होती है, उसका एक प्रकार का पर्व है जो कि पूरे श्राद्ध पक्ष में इसको मनाया जाता है। इसमें किशोरियाँ प्रतिदिन गोबर, फूल पत्ती अथवा चमकीले पन्नियों से 16 दिनों जो संजा की अलग अलग आकृतियाँ बनाती है। अंतिम दिन अगर देखें तो जो सुंदर किला कोट है उसको बनाया जाता है। और यहाँ पे लड़कियाँ जो है प्रतिदिन सांझ में संजा की आरती उतार कर गीत गाती है समूह में। और भूमि अलंकरण में मालवा में मांडने की प्रथा बहुत पुरानी है, विशेषकर दिवाली पर तो घर आंगन में मांडने की जो बहार देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको संजा के अंतर्गत देखने को मिलती है। एक प्रकार की चित्रकला है, लोक चित्रकला, जो कि मालवा क्षेत्र में देखने को मिलती है। दूसरी देखने को मिलती है चित्रावन, और ये भी कहाँ पे मतलब देखने को मिलती है, मालवा के क्षेत्र में। और यहाँ चित्रावन जो चित्रकला है बुंदेलखंड की लोक चित्रकला की तरह ही हम देख सकते हैं मालवा में। और चित्रावन जो मिट्टी है, मतलब एक प्रकार से जो मिट्टी के रंग हो उससे निर्मित की जाती है। और मालवा के चित्रकला में प्रतीकों का महत्व है। ये एक प्रकार से जो धार्मिक महत्व है उसको काफ़ी रखते हैं यहाँ पे, जैसे कि सूर्य, चंद्र, दिन रात, पर्वत, वन आदि की जो आकृतियाँ है वो प्रतीकात्मक रूप से यहाँ देखी जा सकती है। तो ये देखने को मिली हमको मालवा क्षेत्र में दो, संजा और चित्रावन। और मालवा क्षेत्र कहाँ है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला क्षेत्र आपको मालवा क्षेत्र यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं हमको बघेलखंड देख सकते हैं। तो बघेलखंड में हमको यहाँ देखिए अलग अलग प्रकार से चित्रकला देखने को मिलेगी। तो जो बघेलखंड है उसमें एक प्रकार से जो भित्ति चित्र है, इसके अलावा भूमि का अलंकरण और जो भित्ति उद्रेखण है, ये सारी प्रकार से मतलब इनको बनाने की परंपरा यहाँ विकसित है। भित्ति अलंकरण किसी न किसी अनुष्ठान, त्यौहार और व्रत कथा से जुड़े हैं। भित्ति उद्रेखण तथा जो अलंकरण सौंदर्य है उससे बोध से जुड़े हैं। इसी के अंतर्गत देखें तो हमको कोहबर, जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कोहबर के बारे में, हर छठ, करवा चौथ, नागपंचमी, दिवाली, जो सारी चित्रकला है वो परंपरागत रूप से बघेलखंड के अंतर्गत ये बनाई जाती है। बघेलखंड के जो गांव हैं उसमें दीवारों पर मिट्टी और गोबर से कलात्मक रूपांकन भी बनाए जाते हैं। और ऐसे अभिप्रायों में अगर देखें तो चिड़िया, मोर, चांद, सूरज, हाथी, फूल, पौधे, तुलसी, क्यारी, शेर तथा जो देवी देवता उसकी आदमकद जो आकृतियाँ है वो प्रमुख रूप से यहाँ देखने को मिलती है। और प्राय यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, महिलाओं के द्वारा ये काम किया जाता है। मतलब जो चित्रकला तैयार करने का या रूपांकन करने का जो काम है वो कौन करती है, महिलाएं यहाँ करती है। तो इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से देखने वाले हैं कोहबर, तेलंगा, छठी, नेवरा, नमे, मोइरला और नाग भित्ति चित्र। तो आपको पता होगा बघेलखंड क्षेत्र, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बघेलखंड नीचे वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला तो बुंदेलखंड है। और इसी के अंतर्गत हम कोहबर देखने वाले हैं। तो कोहबर जो है एक प्रकार से हम देखें तो वैवाहिक प्रकार का एक जो है भित्ति चित्र है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वैवाहिक प्रकार का क्या है, भित्ति चित्र है। और कोहबर का जो मूल रंग होता है वो गेरू और चावल का श्वेत घोल होता है। सिंदूर और हल्दी से पीला रंग पत्थर पर घिसकर प्राप्त किया जाता है। कोहबर बनाते समय महिलाएं गीत गाते हुए चित्र बनाती है। कोहबर बन जाने के बाद हम देखें तो दूल्हा दुल्हन जो है उसमें पूजा करते हैं। कोहबर की आकृतियों को पुत्रिया कहते हैं। और कोहबर के आसपास पुरैन की आकृति अवश्य बनाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है कोहबर के बारे में। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये है आपका बघेलखंड से संबंधित। तो ये विशेष तौर पे ये तो याद रखना ही है आपको। नेक्स्ट है तेलंगा। तेलंगा की अगर बात करें तो ये भी कहाँ पे है आपका, बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये चित्रकला है। और इसके अंतर्गत हम देखें तो कोयले से ये जो चित्र है वो बनाई जाती है। मतलब कोयले से बनाई जाने वाली आकृति है। और कोयले में तिल का तेल मिलाकर भित्ति पर तेलंगा की आकृति बनाई जाती है। तो हम देखें तो एक प्रकार का क्या है, भित्ति चित्र है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। फिर देखें छठी, तो जो शिशु का जन्म होता है, शिशु के जन्म के छठे दिन
यहाँ पे जो छठी माता है उसका रेखांकन किया जाता है, और इसमें हम देखें तो गेरू और चावल का आटे का जो घोल है वो बनाया जाता है तथा इसके चारों ओर गोबर की लकीर से इसे सजाया जाता है। तो ये भी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट देखें तो हमको नेवरा नमे देखने को मिलता है, और ये भी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हमको बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित देखने को मिलेगा नेवरा नमे। और एक प्रकार से देखें तो पारंपरिक रूप से ये जो भित्ति चित्र है, यह चित्र एक प्रकार से देखें तो भादो महीने की जो नवमी है उसके दिन जो सुहागन महिलाएं होती है वो व्रत करके पूजा के समय इसको बनाती है, नेवरा नमे को, बघेलखंड क्षेत्र में। इसके अलावा एक और यहाँ दो देख सकते हैं हम, देखिए एक मोइरेला है जो लोक मतलब एक प्रकार से लोक चित्रकला के अंतर्गत देखें तो इसमें जो मोइरेला है उसका अर्थ हम देख सकते हैं मोर के चित्र से है, ठीक है, और इसे मोर या मुरेला भी कहते हैं। इसका संबंध अगर देखें तो जो भित्ति अलंकरण है उससे है। दीपावली के समय इसको जो है छुई मिट्टी से पोत कर मतलब पतली जो गीली मिट्टी है उसमें मोरों की जोड़ी की आकृति बनाई जाती है। सूखने के बाद इन्हें जो है देखें तो गेरू और जो खड़िया है कई रंगों से इनको सजाया जाता है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ये है बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। नाग भित्ति चित्र की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ये मुख्य रूप से ये भी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी हमको देखने को मिलेगा बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नाग भित्ति चित्र है उसमें नाग पंचमी के दिन ये देखने को मिलेगा हमको, मतलब जो बघेली महिलाएं होती है वो घर के भीतर जो महिला गेरू और गोबर से घोल, मतलब गेरू और गोबर के जो घोल है उससे दूध पीते हुए नाग नागिन की जोड़ी का रेखांकन करती है, साथ में पूजा करती है। और भूमि जो चित्र है उसमें कोंडार और चौक भी प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख रूप से हमने देखे बघेलखंड की लोक चित्रकला के बारे में, मुख्य रूप से 6 हमने देखे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे बुंदेलखंड की लोक चित्रकला। बुंदेलखंड के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि जो सुरोती है, नौरता है, मोरते है, और एक और देखने को मिलेगा जो गोवर्धन है और साथ में चौक है। तो ये अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे भित्ति अलंकार, मतलब जो सुरोती है उसको देखते हैं। तो अगर बुंदेली लोक चित्रकला की बात करें तो उसमें हमको पर्व त्योहारों में बुंदेली जो महिलाएं होती है उनसे संबंधित चित्र रेखांकन करके बनाती है, और उन एक प्रकार से उनकी पूजा कथा कहती है। वर्ष भर कोई ना कोई लोक चित्र हमको बनाने की एक प्रकार से परिपाटी समूचे बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। तो हमको मुख्य रूप से यहाँ देखिए बुंदेलखंड की अगर बात करें तो आप नक्शे में देख सकते हैं बुंदेलखंड आपको ये वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखें तो सुरोती, तो सुरोती के अंतर्गत हम देखें तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित। और बुंदेलखंड का पारंपरिक एक प्रकार का भित्ति चित्र है, ठीक है, क्या सुरोती भित्ति चित्र है बुंदेलखंड का। और ये जो है दीपावली के क्षेत्र, मतलब दीपावली के अवसर पर जो लक्ष्मी पूजा उसके समय सुरोती का रेखांकन महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आकृति चित्रकला तो मुख्य रूप से महिला करती है, परंतु कभी कभी पुरुषों का भी योगदान रहता है। इस चित्र में देवी लक्ष्मी की आकृति उकेरी जाती है और भगवान विष्णु का आलेखन भी किया जाता है। सुरोती का रेखांकन हम देखें तो यहाँ पे गेरू का प्रयोग करके किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट नौरता की बात करते हैं। नौरता भी हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी हमको बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा। नौरता जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और नवरात्रि एक प्रकार का भित्ति चित्र है ये भी, और नवरात्रि के समय ही हमको ये देखने को मिलता है। जो कन्या होती है, बालिका होती है, उनके द्वारा इसका रेखांकन किया जाता है। मुख्य रूप से मिट्टी, गेरू और हल्दी छुई आदि का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। और जो लड़कियां हैं उनके द्वारा इसमें गीत भी गाया जाता है बनाते समय। नेक्स्ट है मूर्ति की अगर बात करें तो ये भी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी हमको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित ये देखने को मिलेगा। और जो मूर्ति हमको मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर देखने को मिलता है। और ये भित्ति रेखांकन है या भित्ति चित्र हम देख सकते हैं। ये दरवाजे के दोनों तरफ दीवारों पर बनाए जाते हैं। पुत्री की आकृति जो होती है मुख होती है। इसी जगह हम देखें तो दूल्हा दुल्हन हल्दी के थापे लगाते हैं। तो यहाँ ये मुख्य रूप से मूर्ति देखें। और कुछ और है इसके अंतर्गत, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एक तो है हमारे सामने देखें तो बुंदेलखंड के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे हमको
गोधन या गोवर्धन जो चित्रकला है वो देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार से दीपावली के समय या दिवाली के पड़वा पर हम देखें तो ये गोबर से इनको बनाया जाता है। भाई दूज के दिन गोबर से जो है दोज पुतलियाँ भी बनाई जाती है। ये गोवर्धन जो लोक चित्रकला है। और एक और देख सकते हैं चौक। तो यहाँ पे कोई विशेष अवसर नहीं होता। ये भी एक प्रकार से किस क्षेत्र में है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, और ये भी हमको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी, गोवर्धन और चौक। तो यहाँ देख सकते हैं हम, कोई विशेष अवसर तो नहीं होता बुंदेलखंड क्षेत्र में चौक के लिए। यहाँ हर एक मतलब कोई भी अवसर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर एक अवसर पर हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है। और देखें तो चौक में जो है चावल, गेहूं के आटे, उसके अलावा हल्दी और जो सारी चीज़ें कुमकुम, इससे इसको तैयार किया जाता है। छुई, खड़िया और गेरू से वहीं कहीं जो है चौक बनाए जाते हैं। जन्म, जनेऊ जो है एक प्रकार से देखें तो जन्म, जनेऊ, जो विवाह है, मुंडन, मृत्यु, इस समय ये जो है चित्रकला देखने को मिलती है चौक। इसी के साथ में ये जो है तीन हम देख सकते हैं, ये आपको बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित ना मिलकर ये जो है आपको बैगा जो है, बैगा मतलब अलग जनजाति क्षेत्र है, बैगा में चित्रकला देखने को मिलती है। ठीक है, और ये गोंड अलग जनजाति है और पिथौरा जो चित्रकला वो अलग है। तो ये तीनों आपको अलग रखना है। ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित ना होकर ये सेपरेट है। अब बैगा चित्रकला की बात करें तो बैगा चित्रकला आपको जो है मुख्य रूप से देखें तो मंडला ज़िले में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मतलब जो बैगा जनजाति मंडला ज़िले में निवास करती है, और यहाँ पे जो बैगा चित्रकला है, घरों की सजावट के तौर पर जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, देवता, नदी पहाड़ आदि की स्मृति के रूप में चित्र यहाँ पे तैयार किए जाते हैं बैगा जनजाति के द्वारा, या बैगा चित्रकला हम इसको बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ हम देखें तो हमको यहाँ पे जो है गोंड चित्रकला की बात करें तो गोंड चित्रकला हमको मुख्य रूप से देखने को मिलती है मंडला में। इसके अलावा सरगुजा और बस्तर में जो है गोंड जनजाति काफ़ी बहुलता में पाई जाती है, तो हमको मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में मंडला ज़िले में देखने को मिलती है। और ये जो चित्रकला है जो जनजाति है, जनजाति के द्वारा दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। विशेष रूप से अगर देखें तो आंगन और प्रवेश द्वार जो होता है उस पर ये चित्रकारी देखने को मिलती है गोंड जनजाति के द्वारा। गोंड चित्रकला में अनेक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो गोंड चित्रकला में धारियों तथा बिंदियों का ज़्यादा महत्व है। चित्र जो होते हैं, चित्र की विषय वस्तु मुख्य रूप से प्राकृतिक परिवेश में होती है। दैनिक जीवन की घटनाएं होती है वो भी इसमें शामिल की जाती है। गोंड जनजाति अपने चित्रों की रंगाई चावल के लेप से, गेरू से, जो मटियाले रंग है इनसे सभी से जो चित्रकारी है उनमें रंगों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट है पिथौरा चित्रकला। ये भी एक अलग है, मतलब जैसे कि हमने गोंड और बैगा चित्रकला के बारे में बात की वैसे भी पिथौरा है। ठीक है, ये पिथौरा है। ओ की मात्रा आप लगा सकते हैं। तो जो पिथौरा चित्रकला है वो भी हमको एक प्रकार से झाबुआ के क्षेत्र में एक प्रकार की भित्ति चित्रकला के रूप में जो है देखने को मिलती है। अनुष्ठानिक चित्रकर्म है। इसके लिखने वाले जो होते कलाकार को लिंखीदरा कहते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लिंखीदरा इनको कहा जाता है। इस कला के विकास में जनजाति का जो है विशेष योगदान है। पिथौरा में जो है एक प्रकार से घोड़े का चित्रांकन किया जाता है और इस कला में पारंपरिक जो रंग होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है तथा दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। और जो पिथौरा चित्रकला है उसमें धार्मिक अनुष्ठानों में एक प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों से ज़्यादा वो प्रभावित होती है, मतलब मुख्य रूप से ये धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित चित्रकारी यहाँ पे की जाती है। तो ये हमने देखे यहाँ पे जो चित्रकला है उसके बारे में देख ली। यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने देखे, मतलब चार कौन कौन सी चीज़ें देखें हमने। एक तो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित चित्रकला देखें, दूसरा मालवा क्षेत्र से संबंधित देखें, और तीसरा बघेलखंड और बुंदेलखंड जो चार है उनके अलावा हमने तीन और देखे हैं। तो तीन हमको पता है कौन कौन से देखें। एक तो बैगा चित्रकला के बारे में बात किए, एक बैगा चित्रकला, एक है गोंड और एक है पिथौरा। तो ये तीन भी हमने एक्स्ट्रा जाने हैं। तो ये हमारी लोक चित्रकला यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम जो है एक और चीज़ पढ़ेंगे दूसरी, जिसके अंतर्गत हम यहाँ देखने वाले हैं शिल्पकला के बारे में। तो शिल्पकला के अंतर्गत हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमको बहुत सी शिल्पकला यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे जैसे कि मिट्टी शिल्पकला, काष्ठ धातु, कंघी। इसके अलावा कुछ और है जैसे कि बांस है, छीपा है, लाख है,
गुड़िया है, इसके अलावा खराद है। ये सभी जो है शिल्पकला के बारे में जानेंगे। तो ये सब शिल्पकला के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको मिट्टी शिल्पकला के बारे में देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो मिट्टी शिल्पकला एक प्रकार से अगर देखें तो ये सबसे पुरानी हमको देखने को मिलेगी। मिट्टी शिल्पकला सबसे पुरानी शिल्पकला है और मिट्टी से आपको पता होगा विविध प्रकार के आकार ग्रहण करने की क्षमता मिट्टी में होती है। मतलब असाधारण जो भी आकार आप देना चाहे वो उस आकार में आप मिट्टी को ढाल सकते हैं। और मनुष्य द्वारा मिट्टी में सबसे पहले मिट्टी से बर्तन तैयार किए गए थे, जो सबसे शुरुआती दौर पर अगर देखा तो। बाद में खिलौने और मूर्तियाँ हमको देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है इस प्रकार की चीज़ें बनाने का। मिट्टी पर एक प्रकार से अगर देखें तो मध्य प्रदेश के शिल्पियों द्वारा अत्यंत सुंदर कलात्मक बारीक अलंकरण का कार्य किया जाता है। और मुख्य रूप से ये धार, रीवा, शहडोल, झाबुआ, मंडला, बैतूल इन क्षेत्रों में ये कला देखने को मिलती है। मतलब जो मिट्टी शिल्प कला है वो देखने को मिलती है। साथ में जो अलग एक प्रकार से अगर देखें तो मिट्टी शिल्प के अंतर्गत हमको पशु पक्षियों की जो मूर्ति है, मतलब पशु पक्षियों पर जो कलाकारी है वो धार और झाबुआ में देखने को मिलती है। देवी देवताओं पर जो शिल्पकला है वो हमको रीवा और शहडोल में देखने को मिलती है। और जानवरों पर जो शिल्पकला मिट्टी कला वो हमको बैतूल और मंडला में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ हमारी मिट्टी से संबंधित हो गई। फिर नेक्स्ट जो है हमारे सामने काष्ठ शिल्पकला। तो काष्ठ के अंतर्गत अगर देखें तो काष्ठ शिल्प जो है परंपरा मध्य प्रदेश में एक प्रकार से बहुत प्राचीन और समृद्ध रूप से ये देखी जा सकती है। और ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल जैसे कि मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार और झाबुआ क्षेत्र में ये काफ़ी प्रचलित या समृद्ध रूप में देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ में अगर देखें तो जो काष्ठ शिल्प है उसी के अंतर्गत जो लकड़ी है, लकड़ी पर अपनी सहज अनुभूति उसके कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। गाड़ी के पहिए, इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियाँ, घरों के दरवाजे, पाट और मुखौटे आदि वस्तुएं जो है काष्ठ कला का एक प्रकार से उत्कृष्ट प्राचीन समय से इसमें जो उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। साथ में मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोरकू जनजातियों के द्वारा निर्मित मृतक स्तंभ, मंडों और भीलों के कलात्मक दिव्यज्ञा काष्ठ कला के श्रेष्ठ नमूने के रूप में प्रसिद्ध रूप से माने जाते हैं। नेक्स्ट है धातु शिल्प की अगर बात करें तो धातु जो है विभिन्न अंचलों में हम देखें तो धातु शिल्प एक प्रकार से सुदीर्घ परंपरा के रूप में प्रचलित है। मध्य प्रदेश के जो अधिकांश आदिवासी जो है क्षेत्र उसमें धातु की ढलाई का काफ़ी काम किया जाता है। और मुख्य रूप से अगर देखें तो टीकमगढ़ मुख्य रूप से फेमस है इसमें। टीकमगढ़ के स्वर्णकार और बैतूल के भरोवा कलाकारों ने आज तक अपनी परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। टीकमगढ़ की धातु कला जो है तकनीक इतिहास में अत्यंत प्राचीन और पारंपरिक रूप से देखी जा सकती है। आजकल विशेष मूर्तियाँ का जो काम है टीकमगढ़ क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगी कंगी कला। तो कंगी का अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो जनजाति है उनमें कंगिया, अलंकरण, गोदना एवं भित्ति चित्र की जो एक प्रकार से भित्ति चित्रों की एक अभिप्राय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। और आदिवासियों की अगर बात करें तो आदिवासियों में कंगी जो है एक प्रकार से प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और इन कंगियों में हम देख सकते हैं जो कढ़ाई है, कढ़ाई के सुंदर काम के साथ में रत्नों की जड़ाई, मीनाकारी और अनेक अभिप्राय द्वारा जो है अलंकरण तैयार किया जाता है। कंगी बनाने का श्रेय बंजारा जाति को जाता है, मतलब बंजारा जाति के द्वारा कंगी का निर्माण किया गया था। और अगर देखें मालवा में कंगी निर्माण का कार्य तो मालवा में उज्जैन, रतलाम और नीमच जो ज़िले हैं उसमें किया जाता है, यहाँ देख सकते हैं हम। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें नेक्स्ट जो शिल्प है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे सामने बाँस। तो बाँस जो शिल्प है उसके अंतर्गत हम देखें तो बाँस शिल्प कला के अंतर्गत बाँस के द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बाँस शिल्प कला से निर्मित वस्तुओं का उपयोग हम एक प्रकार से दैनिक कार्यों के रूप में करते हैं। मुख्य रूप से झाबुआ और बैतूल और मंडला इसमें बाँस शिल्प कला के अनेक कलाकार हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है छिपा शिल्प। छिपा शिल्प के अंतर्गत हमको कपड़ों पर लकड़ी के छापे जो है एक प्रकार से मतलब जो लकड़ी के छापे हैं उससे छापे जाने वाले शिल्प को ही छिपा शिल्प कहा जाता है। मतलब कपड़ों पर अगर लकड़ी के जो छापे होते हैं या एक प्रकार से जो चिन्ह होते हैं, स्ट्रक्चर थापा होता है, उससे अगर छापा जाता है तो उसको एक प्रकार से छिपा शिल्प कला कहते हैं। यह कार्य छिपा जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है।
इस शिल्प कला में हम देख सकते हैं वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है और इसके मुख्य रंग हम देख सकते हैं, देखिए लाल, गेरुआ और कत्थई रूप से ये जो है कलर देखने को मिलता है। साथ में पीला कलर भी और काला कलर भी इसमें उपयोग किया जाता है। मुख्य केंद्र अगर देखें तो उज्जैन, बाग, कुक्षी, ये जो सभी क्षेत्र इसके पारंपरिक रूप से केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं लाख शिल्प जो है, लाख शिल्प के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से जो वृक्ष होता है, वृक्ष के गोंद या उसके रस से जो है इसका निर्माण किया जाता है तथा इसको गर्म करके उसमें जो है विभिन्न रंगों का मिश्रण किया जाता है और अलग अलग रंगों के जो चूड़े हैं, चूड़ी जैसे ही आकृति के जो चूड़े हैं वो बनाए जाते हैं। लाख का काम करने वाली जो जाति है उसको लखार कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्य रूप से इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जो है महेश्वर, ये इसके प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। मतलब एक परंपरागत रूप से केंद्र में से एक प्रमुख रूप से ये देख सकते हैं। फिर गुड़िया जो शिल्प है उसकी अगर बात करें तो जो गुड़िया शिल्प है मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल में ये प्रसिद्ध रूप से देखने को मिलती है। यहाँ देखें तो लकड़ी और कागज़ से गुड़िया बनाई जाती हैं तथा पारंपरिक अनुष्ठान के तहत जो गुड्डे गुड़िया है उनका विवाह भी कराया जाता है। ग्वालियर की जो गुड़िया है वो अपने आकार, प्रकार, साज सज्जा, वेशभूषा और चेहरे की बनावट के लिए काफ़ी देश विदेश में विख्यात है। और झाबुआ के अंतर्गत जो भीली है वो गुड़िया का प्रमुख केंद्र माना जाता है। राज्य स्तर पर भीली गुड़िया का अलग स्थान ही हमको देखने को मिलता है। देख सकते हैं, देखिए हम अच्छा ये आपके लिए एक काम है, जैसे ही मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो ये जिस क्षेत्र से संबंधित है उसको आप यहाँ जो है मैप में लोकेट करिए, ठीक है। तो आपको एक प्रकार से एक आइडिया होते चले जाएगा, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा ज़्यादा। खराद जो शिल्प है उसकी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो खराद शिल्प है उसमें लकड़ी को सुडैल रूप, मतलब एक प्रकार से एक अच्छा रूप देने का काम किया जाता है। वो कला काफ़ी प्राचीन रूप से देखने को मिलती है, जिसमें खिलौनों और सजावट की सामग्री तैयार करने की अनंत जो संभावनाएं हैं वो हमको देखने को मिलती है। श्योपुर, रीवा और मुरैना में ये जो है खराद कला काफ़ी देखने को मिलती है। मतलब इनमें तो काफ़ी प्रसिद्ध है, बाकी अलग जगह भी मतलब देश भर में भी हमको ये कला है काफ़ी प्रसिद्ध है, देखने को मिलती है। इसी के अंतर्गत लकड़ी पर चढ़ाए जाने वाले रंगों का निर्माण इन कलाकारों द्वारा अपने ठेठ रूप में आज भी मौजूद है। सागवान, दूधवी, कदम, सलई, गुर्जेल, ये जो सभी लकड़ियाँ है उस पर एक प्रकार से ये शिल्प कला की जाती है। खराद, सेपुर कला, रीवा और जो बुधनी घाट कला है ये काफ़ी यहाँ मतलब जो है पारंपरिक रूप से केंद्र माने जाते हैं। तो ये सारे हमने देखे हैं। इसके अलावा कुछ और है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि पत्ता शिल्प। तो पत्ता शिल्प की अगर बात करें तो पत्ता शिल्प के जो कलाकार है मूलतः हम देखें तो झाड़ू बनाने वाले जो होते हैं, जैसे कि जो छींद के पेड़ होते हैं, छींद के पेड़ के पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के मोड़ आदि बनाए जाते हैं। पत्तों की कोमलता के अनुरूप कलात्मक वस्तुएं बनाने की जो मतलब कलाकार की परंपरा है वो उसमें ये लगे हुए हैं। तो ये पत्ता कला हमको देखने को मिली। फिर कठपुतली जो शिल्प है उसकी बात करें, कठपुतली जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगी। तो जो कठपुतली है मतलब एक प्रकार से कथाओं तथा जो ऐतिहासिक घटना है उनको नाटकीय अंदाज में व्यक्त करने का जो मनोरंजक विधा होती है वो कठपुतली कहलाती है, जिसमें हम देखें मानवीय विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने वाले कठपुतली के प्रसिद्ध पात्र अनारकली, बीरबल, बादशाह, अकबर, पुंगीवाला, घुड़सवार, सांप और जोगी आदि होते हैं। मतलब ये मुख्य रूप से मानवीय जो विचार है और भाव है उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के जो पात्र हैं उनका उपयोग किया जाता है। और जो कठपुतली है उसकी अगर बात करें तो लकड़ी और कपड़ों से निर्मित होती है। चमकीले गोटे लगाकर उसे सजाया जाता है और इसे नचाने के लिए जो है मुख्य कार्य एक जाति करती है जिसको हम बोलते हैं नट जाति के लोग। और नट जाति के लोग मतलब एक प्रकार से जो कठपुतली कला है वो मध्य प्रदेश से ही आई है, मतलब उसका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है। फिर मुख्य रूप से हम देख सकते हैं महेश्वरी साड़ी जो हमको यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो महेश्वरी साड़ी अपनी बनावट, सजावट, रंग कलात्मकता के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। महेश्वरी साड़ी की जो मुख्य विशेषता है वो हम देखें तो चौखाना जो चौकड़ी है और कलात्मक किनारी पल्लू है, ये मुख्य विशेषता इसकी, जिसमें जरी और रेशम से हथकरघा के जरिए कढ़ाई की जाती है। इसके अलावा महेश्वर की जो साड़ी है
उसमें अगर देखें तो उद्योग एक प्रकार से महेश्वर का जो साड़ी उद्योग है उसकी स्थापना करने का जो श्रेय है वो देवी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है महेश्वर साड़ी के संदर्भ में। चंदेरी साड़ी की अगर बात करें तो चंदेरी साड़ी मतलब चंदेरी में बनने के कारण इसको एक प्रकार से चंदेरी साड़ी नाम पड़ा है। और चंदेरी साड़ी जो है सूती और रेशमी दोनों तरह से बनाई जाती है। चंदेरी साड़ी की मुख्य विशेषता हम देख सकते हैं हल्के और जो गहरे रंग है, कलात्मक चौड़े बॉर्डर, मोर बतख की आकृतियाँ इसमें उकेरना आदि इसकी मुख्य विशेषता है। चंदेरी साड़ी की जो एक प्रकार से लोकप्रियता है देश और बाहर तक इसमें मतलब फेमस हमको देखने को मिलती है चंदेरी। ठीक है, चंदेरी अशोकनगर में देखने को मिलेगी। ठीक, और इसके अलावा हमको एक और जो है शिल्प देखने को मिलती है, जैसे कि अगर देखें तो ये जो शिल्प है वो है प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर शिल्प हमको मुख्य रूप से मंदसौर, रतलाम, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में ये देखने को मिलेगी। मतलब इसके प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। पत्थर से मूर्ति गढ़ने वाले प्रदेश में कई शिल्पकार जातियाँ हमको देखने को मिलेगी। ये शिल्पकार गुजर, गायरी, जाट, सिलावट, लाट आदि के होते हैं जो विभिन्न देवी देवताओं, नंदी आदि की मूर्तियाँ गढ़ते हैं। इसके अलावा वे कुछ मूर्तियाँ तथा शिल्प ऐसे भी गढ़ते हैं जिनका महत्व सौंदर्यात्मक अथवा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के रूप में भी होता है। भेड़ाघाट आप जानते ही होंगे, जबलपुर के अंतर्गत भेड़ाघाट संगमरमर की मूर्तियाँ और ग्वालियर में पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कुछ हमने शिल्पकला के बारे में बात की है। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ प्रमुख शिल्प और ज़िले जो एक नज़र में वो देख लेते हैं। तो ये आपका जो है कंप्लीट ओवरव्यू रूप से। तो कास्ट शिल्पकला की अगर बात करें तो मुख्य रूप से मंडला, बैतूल और होशंगाबाद, धार में देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये मंडला देखने को मिलेगा, बैतूल, होशंगाबाद और ये धार। ठीक है, ये आप ऐसे इंडिकेट करते चलिए और इनको आप ऐसे लिख भी सकते हैं कौन सा ये कास्ट, ऐसा इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। इसके अलावा कंगी जो है उज्जैन, रतलाम और नीमच में देखने को मिलेगा। तो उज्जैन आप देख सकते हैं, देखिए आपको उज्जैन और नीमच देखने को मिलेगा और रतलाम भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये आप इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप इंडिकेट करते चलेंगे तो आपको दिमाग में जो मैप है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। खिलौना शिल्प सीहोर में देखने को मिलेगा। छिपा शिल्प जो है उज्जैन में देखने को मिलेगा। बाँस, झाबुआ, मंडला में। इसके अलावा पीतल शिल्प नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा। भरेवा शिल्प बैतूल में। सुपारी शिल्प रीवा में। धातु शिल्प सतना, टीकमगढ़ और बैतूल में देखने को मिलेगा। खराद शिल्प की अगर बात करें तो ये शिवपुर, रीवा, मुरैना में देखने को मिलेगा। लाख शिल्प उज्जैन, इंदौर, रतलाम और मंदसौर में। भीली शिल्प की बात करें धार, झाबुआ। प्रस्तर शिल्प मंदसौर और रतलाम में। मिट्टी शिल्प आपको झाबुआ और मंडला में देखने को मिलेगा। तो ये सारे शिल्प के जो केंद्र है वो हमने देख लिए। मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो जो हमने अभी देखे हैं एक प्रकार से लोक चित्रकला और जो शिल्पकला है उसके बारे में यहाँ पे हमने जान ली हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पर्व उत्सव। और पर्व उत्सव के बाद में हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखेंगे प्रमुख मध्य प्रदेश के मेले। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी।